कौन से फोर्सेस कहलाएंगे? वो कंकरेंट फोर्स। कौन से कहलाएंगे? किसी भी एक पॉइंट पे एक टाइम पे जितने भी फोर्सेस वर्क करेंगे उन सबका सब नाम क्या है? कंकरेंट। ठीक, अगर ये लगने वाले फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं तो ये बॉडी कहीं मूव करेगी क्या? इसी कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। इक्विलिब्रियम का मतलब किसी भी पॉइंट पे लगने वाले टोटल फोर्स का एल्जेब्रिक सम अगर 0 है, इसका मतलब वो सारे के सारे फोर्सेस कैसे हैं? इक्विलिब्रियम। ज्यादा सिंपल एग्जांपल ये है, मान लो एक पॉइंट, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F1, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। वेक्टर बना दे अगर इजाजत हो। ठीक, ये तीनों के तीनों फोर्सेस कंकरेंट है क्योंकि एक पॉइंट पे एक टाइम पे लग रहा है। ठीक, F1 और F2 का रिजल्टेंट वेक्टर अगर मैं कहूं तो यही होगा। ठीक, जिसको आप लिख सकते हो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। कौन सा? पैरेललोग्राम लॉ यूज किया होगा, कोई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे पैरेललोग्राम ही होगा बिकॉज एक पॉइंट से दो वेक्टर निकल। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा और जो होगा F1 प्लस F2। अगर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू F3 वेक्टर है, इसका मतलब इस केस में क्या है? इक्विलिब्रियम। क्या है? इन दोनों का रिजल्टेंट यहां निकलेगा, उसके अपोजिट में क्या है? F3। तो F1 प्लस F2 अगर F3 के इक्वल एंड अपोजिट है, इसका मतलब इस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम क्या आएगा? 0। देख लो, आएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर माइनस F3 वेक्टर इज इक्वल टू, मतलब समेशन F वेक्टर इज इक्वल टू, मतलब ये पॉइंट किसमें? इक्विलिब्रियम। इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट। किसी भी पॉइंट पे लगने वाले सारे कंकरेंट फोर्सेस का अगर एल्जेब्रिक सम 0 है, इसका मतलब वो पार्टिकल किस पे है? रेस्ट। किस पे? मतलब कि क्या मेंटेन कर रहा है? इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट वही है जो आप देख चुके, बस नेम्स न्यू दिए गए। क्या दिए गए? नेम्स लिखिए। इसमें कोई भी कंसीडर, अगर मान लो ये बॉडी कंसीडर कर रहे हो तो R, ठीक, या mg करना है तो mg, कोई दिक्कत नहीं। आज बहुत सारे लिखिए। द फोर्सेस acting simultaneously, the forces acting simultaneously, ये वर्ड पहले सुना है? simultaneously at a point और पार्टिकल आर कॉल्ड, क्या आवाज नहीं आया? तो कूलर को बंद कर लो। इतनी गर्मी भी नहीं है, दो कूलर चला रहे हो। At a point
or particle are called concurrent forces. Are called concurrent forces. Line change. A particle is said to be in equilibrium, if the vector sum of concurrent forces acting on a particle is zero. फुल स्टॉप. ये वाला डायग्राम बना. क्योंकि अपन ने मैग्नीट्यूड नहीं निकाला, सिर्फ रिजल्टेंट लिखा वेक्टर के फॉर्म में. ये डायग्राम बाजू के 3 स्टेप. सुनील भैया, पानी भी थोड़ी सी. ए बाबन, हो गया. आओ. हाँ, ये लिखना है 3 स्टेप. चलिए, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट. फ्रिक्शन. समझिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन.
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है, if the body is moving with the uniform velocity, it will continue to move in the uniform velocity until unless net external force is applied. कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो जब तक करती रहेगी जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. बट इन रियल केस इट इज नॉट पॉसिबल. कोई भी बॉडी मूव करना चालू करे, एक टाइम के बाद आके रुक जाती है. राइट? मतलब कि सपोज दिस इज अ ग्राउंड एंड दिस इज अ बॉक्स ऑन द ग्राउंड. राइट? If this box is moving with the uniform velocity, this box will stop after some time. मतलब कि अगर बॉक्स का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, रिलेटिव मोशन. कैसा मोशन हो रहा है? रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. तो देयर इज अ सर्टेन फोर्स, ऐसा कोई फोर्स है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है. तभी तो ये बॉक्स एक टाइम के बाद क्या हुआ? रुक गया. राइट? देयर इज अ सर्टेन फोर्स विच इज एक्टिंग अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ दिस बॉक्स, और उस फोर्स ने इस बॉक्स को क्या किया? रोक दिया. दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. राइट? कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो एक टाइम के बाद वो बॉडी ऑटोमेटिकली रुक जाएगी. क्यों? क्योंकि उस बॉडी पे, उस बॉडी के रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है. और वो फोर्स कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो दो चीजें, दो कंक्लूजन. पहला, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी. जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स वर्क करेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. कंक्लूजन नंबर 2, इट ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियली टू द सरफेस, टेंजेंशियली टू द सरफेस वेयर टू बॉडी आर इन कॉन्टेक्ट. जैसे मान लो यहां पे दो बॉडी कॉन्टेक्ट है तो इससे टेंजेंट खींचो इस डायरेक्शन. This is the tangent, right? So this is the force of friction. ये किसका डायरेक्शन है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. यहां नहीं लगता फ्रिक्शनल फोर्स, यहां नहीं लगता ना. कहां लगता है? जहां पे दो बॉडी कांटेक्ट में है ना, उससे टेंजेंट खींचोगे तब मिलेगा एफ. आप खुद बताओ, रिलेटिव मोशन के कारण आपकी बॉडी रुक रही है, हवा के कारण नहीं. एयर रेसिस्टेंस इज ऑल्सो फ्रिक्शन, बट यहां पे नेग्लिजिबल. तो यहां पे जो फ्रिक्शन है वो दो बॉडी जहां पे कांटेक्ट में है ना, उससे टेंजेंशियली लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो अगर आपसे कोई कहे कि डिफाइन फ्रिक्शन, आप कहोगे फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी. नंबर 1, which acts tangentially to the point of contact of two surfaces. कैसे वर्क करता है? टेंजेंशियल. कहां पे? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू सरफेसेस, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. किसके अपोजिट? डायरेक्शन ऑफ मोशन. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन. यह है फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शन के लिए दो बेसिक कंडीशन है. एक तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए, दो बॉडीज किसमें? कांटेक्ट में, तब फ्रिक्शन लगेगा. रगड़ कब लगेगी? जब कांटेक्ट. तो देयर विल बी अ कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज विच इज नेसेसरी फॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. राइट? नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? कारण क्या है फ्रिक्शन का? क्या हो सकता है?
रफ सरफेस, ठीक है। कोई सरफेस रफ नहीं है, स्मूथ है, फिर भी तो होता है फ्रिक्शन। आर्टिकल रेगुलर होते हैं। एक्सीलेंट, वेरी गुड। और कोई? व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? इस साइड नहीं, देख, ये सरफेस जो आपको असलियत में ऐसे दिख रहे हैं, ये ऐसे नहीं होते। जैसे मान लो ग्राउंड है, ये ग्राउंड आपको दिख रहा है, दिस इज प्लेन। इन रियलिटी जब इसके आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाओगे अंदर, तो इस सरफेस में बहुत सी इरेगुलरिटीज, सरफेस इस तरीके का रहता है, कभी भी सरफेस प्लेन नहीं रहता। वो तो आपको प्लेन दिखता है बेटा, जब आप उसका बिल्कुल जूम करते जाओगे, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाओगे ना, तो ये सरफेस कैसा है? इरेगुलर है। कोई भी सरफेस प्लेन नहीं होता, उसमें क्या होती है? मॉलिक्यूलर इरेगुलरिटीज रहती। तो सरफेस ऐसा उबड़ खाबड़ रहता। अब कोई भी सरफेस, मान लो ये है, इसके ऊपर तुमने बॉक्स रखा था, तो बॉक्स भी नीचे से प्लेन नहीं है, इसमें भी क्या है? इरेगुलरिटीज। इसकी इरेगुलरिटीज के साथ क्या हो जाती है? इंटरलॉक। क्या हो जाती है? इंटरलॉक। ये इंटरलॉकिंग क्या क्रिएट करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये जो इंटरलॉकिंग हुई ना इरेगुलर सरफेस के कारण, तो अब ये एक दूसरे में क्या हो गए? तो ऑफकोर्स सी बात है, मोशन को रोकेंगे कि नहीं? आपको अगर मूव करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करना पड़ेगा। इस इंटरलॉकिंग को कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग। क्या कहते हैं? कोल्ड वेल्डिंग, विच इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। यहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है, यहां पे स्मॉल एरिया ऑफ कांटेक्ट में ज्यादा प्रेशर, आपके मॉलिक्यूल्स की इरेगुलरिटीज क्या हो गई? एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो गई। क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा है? इरेगुलर है। सरफेस कैसा है? इरेगुलर है। फ्रिक्शनलेस सरफेस इज एन आइडियल कॉन्सेप्ट। कोई भी सरफेस इस दुनिया में नहीं है जो कैसा हो? फ्रिक्शनलेस। हर सरफेस के पास थोड़ा मोड़ा फ्रिक्शन। यू कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन, बट यू कैन नॉट कंप्लीटली रिमूव इट। आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते, कम कर सकते एक हद तक, लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते। देयर विल ऑलवेज बी अ प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा क्या रहेगा? राइट? समझ में आया व्हाट इज फ्रिक्शन एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। क्लास 9th से क्लास 11th में दो बेसिक चीजें जो आपको नहीं बताई गई हैं, वो है रिलेटिव मोशन। क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन। नंबर 2, डायरेक्शन। फोर्स कहां लगता है? कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये आपको ध्यान रखें, ठीक है? लिखिए। हाईली पॉलिश्ड सरफेस पे भी यू कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन, बट यू कैन नॉट कंप्लीटली रिमूव इट। फ्रिक्शन स्लाइड, हाँ, तो भी फ्रिक्शन रहेगा। हाँ, कंप्लीटली रिमूव किसी सरफेस पे, यू जस्ट गो टू द नेट एंड यू फाइंड आउट अ सरफेस विच इज टोटली फ्रिक्शनलेस, नहीं मिलेगा। कोई एरिस्टोटल ने एक बनाया था, बट वो बॉडी moving over a surface, body moving over a surface comes to rest automatically after traveling a certain distance, full stop. Therefore some force is continuously acting
on the body, continuously acting on the body, moving over the surface, moving over the surface, to stop its motion, to stop its motion. Full stop. This is friction. This is friction. फुल स्टॉप, पैरा चेंज. ये इंट्रोडक्शन है. अब डेफिनेशन आएगी. कोट एंड कोट के अंदर लिखो. डबल कोट के अंदर द फोर्स which opposes the relative motion of a moving body and acts tangentially along the tangent लिखो और IALLY tangentially along the surface of contact of two bodies is called force of friction. It's called force of friction. ऐसा छोटा सा डायग्राम बना लो और यहां पे डायरेक्शन बना लो स्मॉल एफ. ये मोशन ऑफ द बॉडी है. हाँ बेटा, सर्कल तो है नहीं, फिर ये टेंजेंट कहां से आया? टेंजेंट किसने कहा सिर्फ सर्कल पे खिंचता है? टेंजेंट कुड बी ऑफ एनीथिंग. यू कैन मेक अ टेंजेंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन. वो स्ट्रेट लाइन ही होगी. ठीक है, किसी भी सरफेस का टेंजेंट खींच सकते हो. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कर्व्ड सरफेस ही. स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट स्ट्रेट लाइन. छोटा सा तो बड़ा देखो. स्मॉल एफ से क्या? हाँ, स्मॉल एफ से लिखिए. कॉज, कारण. ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा ना. कॉज, CAUSE, कॉज. लिखिए. अ सरफेस which may look smooth, to the naked eye, has a number of irregularities, Full stop. When one surface is placed over
is placed over another surface comma molecules press against each other. Molecules press against each other and get interlocked. लाइन चेंज करो. The pressure on the point of contact is very high and cold welding takes place. कोल्ड, हाँ लिखा था ना, कोल्ड वेल्डिंग, ठंडी, कोल्ड वेल्डिंग टेक्स प्लेस, which is the cause of friction. Fine. Types. Static, limiting, kinetic. ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से? स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक. बहुत आसान तो है समझना. सरफेस के ऊपर बॉक्स 50 किलो का खिसक जाएगा ना. अब देख, मैंने इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाना चालू किया. ठीक, मैं खड़ा हूं और इस बॉक्स को ढकेलने की कोशिश कर रहा हूं. आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 4 न्यूटन. राइट, ये बॉक्स नहीं खिसक रहा. क्यों नहीं खिसक रहा? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में क्या वर्क कर रहा है? फ्रिक्शन. क्या वर्क कर रहा है? फ्रिक्शन. राइट, मैंने फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाया. अच्छे से समझो. आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 4 न्यूटन बॉक्स पे. इसको खिसकाने की कोशिश कर रहा हूं, वो नहीं खिसक रहा है. सबको पता है क्यों नहीं खिसक रहा? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स. राइट, मैंने फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाया. कितना किया? 6. अब 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, फिर भी नहीं खिसक रहा. क्यों? क्योंकि अब भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या वर्क कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक, तो जब तक ये बॉक्स खिसक नहीं रहा, उस टाइम तक इस बॉक्स पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या कहलाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन. देखो, बॉक्स नहीं खिसक रहा, मैं फोर्स लगा रहा हूं. ऑफ कोर्स सी बात है, इस बॉक्स पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है. तो फ्रिक्शनल फोर्स की वो वैल्यू जब तक आपकी बॉडी किस में है? रेस्ट पे, क्या कहलाएगी? स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या कहलाएगी? स्टैटिक. ठीक, तो पहले में फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना था? 4 न्यूटन. कितना था? 4. ठीक, फिर मैंने 6 न्यूटन का लगाया. तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इतना होशियार है, इसने भी अपना मैग्नीट्यूड कितना कर लिया? 6. नहीं खिसकेंगे, हम बढ़ा लेंगे अपना मैग्नीट्यूड. कितना कर लेंगे? 6. हमने बढ़ा के कितना कर दिया? 8. ये भी बहुत कमीना है, अभी भी नहीं खिसकेंगे. कितना कर देंगे? 8. यहां से 2 चीजें पता पड़ रही हैं.
that static friction is a self-adjusting force. Static friction क्या है? Self-adjusting force. अपने आप उसको क्या करता है? एडजस्ट. राइट? मैं 4 न्यूटन का लगा रहा हूं एक्सटर्नल, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया? 4. 6 का लगाया 6, 8 का लगाया 8, थक गए, फिर 4 का लगाने लगे, ये फिर कितना हो गया? ठीक. तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, नंबर 1. नंबर 2, static friction is always equal to the external force applied. ये भी देख पा रहे, जितना एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उतना ही क्या निकल के आ रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन. अभी आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही, क्या नहीं कर रही? मूव. ठीक. पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया किसका? स्टैटिक फ्रिक्शन. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द बॉडी व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट. It is a self-adjusting force. Number 2, it is always equal to the external force applied. जितना ये अप्लाई करोगे उतना ही ये होगा. आगे बढ़ो. अब मैंने क्या किया? 8 से बढ़ा के फोर्स किया 9 न्यूटन. लगने लगा कि हां, अब इसको मैं क्या कर सकता हूं? खिसका सकता. एक जैसे ही 9 से 9.1 न्यूटन किया, ये बॉक्स क्या कर गया? मूव. क्या कर गया? 9 न्यूटन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. नाउ एनीवन हु कैन डिफाइन व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? When the body is at verge of moving, शुरू नहीं हुई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाएगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन. मैंने कहा कि 9 न्यूटन पे गाड़ी या आपका जो बॉक्स है वो मूव करना स्टार्ट नहीं किया. कितने पे किया? 9.1. तो मुझे पता पड़ गया कि 9 न्यूटन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, जिसको आप कहते हो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. क्या कहते हो? लिमिटिंग फ्रिक्शन. टाइप 2, where your body is at the verge of moving. वर्ज ऑफ मूविंग और स्टार्ट्स मूविंग में डिफरेंस. वर्ज ऑफ मूविंग मतलब शुरू होने वाला है. अब हमें पता है कि अगर 9 से हम 9.1 भी गए तो हमारी बॉडी क्या कर जाएगी? सो 9 न्यूटन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. यू कैन डिफाइन लिमिटिंग फ्रिक्शन as the maximum value of static friction at which the body is at verge of moving. Start होने वाली है. And what is 9.1? Kinetic. 9.1 क्या है? Kinetic. The force of friction acts on the body when the body starts moving. अब बॉडी क्या हो गई? मूव करना स्टार्ट हो गई. तो अब उस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क कर रहा है वो कौन सा कर रहा है? कौन सा कर रहा है? क्लियर? नाउ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन. क्योंकि जब पहले बॉक्स को खिसका रहे थे तो बहुत दम लग रही थी. एक बार बॉक्स खिसक गया फिर तो वो बहुत आसानी से क्या होता है? मूव. घोड़ा शुरू में कार्ट को खींचने में बहुत ताकत लगती है. एक बार सर्कल या उसके रोलर्स मूव होना चालू हुए फिर तो आराम से तगड़क तगड़क चलता रहता है. राइट? तो स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन. राइट? तो जैसे ही एकदम से आप देखना, आप खुद देखना, जैसे आप खिसकाते हो कूलर भी है भरा, एकदम से जैसे खिसकेगा ना फिर आराम से खिसक जाए. तो जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन आया कम्स इनटू प्ले तो रिलैक्सेशन आ जाएगा. क्या? अब शुरू होगा. सो काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तीनों फ्रिक्शन समझ में आए? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द बॉडी व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग. And the force of friction acts on the body when it starts moving. It's called.
क्लियर? तो 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। फिर काइनेटिक 2 में बच जाते हैं, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करता है वो कौन सा होता है? स्लाइडिंग। और जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करता है वो कौन सा होता है? स्लाइडिंग और रोलिंग में कौन सा ज्यादा होता है, कौन सा कम, बता सकते हो? रोलिंग का होता है, स्लाइडिंग ज्यादा होगा, रोलिंग कम। गुड। क्यों? नहीं सही है, नहीं सही। अच्छा तुम्हारा कुछ, तुम्हारा स्लाइडिंग रोलिंग एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा। वेरी गुड, रोलिंग में कम से वेरी गुड। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा रहता है ना स्लाइडिंग में, तो ज्यादा इरेगुलरिटीज रहेंगी नॉर्मल केस में देखे। और रोलिंग में एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम रहता है, चक्के का छोटा सा पार्ट आएगा ना, तो उसमें एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या रहेगा? कम। तो दिक्कत कम से कम फ्रिक्शन रहेगा। So rolling friction is always less than sliding friction. And rolling and sliding are the type of kinetic. इतनी कहानी समझ में आई? किसी को कोई डाउट है तो पूछ। स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल होता है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड के, तो मूव कैसे कर जाएगा बॉडी? हाँ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी मूव नहीं ना कर रहा। फिर ज्यादा फोर्स लगाए तो आपने ये हाँ, तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाया 9 न्यूटन, ठीक है। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 9 न्यूटन लगाया, बॉडी मूव कर गई। जैसी बॉडी मूव करने में आई तो अपने आप फोर्स कम हो जाएगा थोड़ा सा, 9 से 8.8 हो जाएगा, मतलब रिलैक्सेशन आ जाए, तो उसको अपन काउंट करेंगे एज अ काइनेटिक फ्रिक्शन। वही बोल रहे हैं कि 9 न्यूटन लगाया और फिर 9.1 काइनेटिक है, तो बहुत ज्यादा है ना 9 से, यही कह रहे हैं। हाँ 9 न्यूटन फोर्स लगाया, हाँ। तो बॉडी को भी 9 न्यूटन का फोर्स लगाया। हाँ ठीक है, कैसे? कैसे मूव कर जाएगी? अरे मतलब देखो, आप इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कभी ना कभी तो ओवरकम कर दोगे ना, तो जैसे ही इसको ओवरकम करोगे बस, तो फिर कम्स इनटू प्ले काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है। तो स्टैटिक कब तक है? जब तक तुम इसको ओवरकम नहीं कर रहा। सेल्फ एग्जिस्टिंग कब तक है? जब तक स्टैटिक। जैसे ही स्टैटिक से लिमिटिंग होगा उसका सेल्फ एग्जिस्टिंग वाली क्वालिटी खत्म हो जाएगी, मूव कर जाएगी। लिखिए static friction. The force of friction, the force of friction which exactly counterbalance, which exactly counterbalances the applied force, counterbalances the applied force during the stationary state of the body, during the stationary state of the body is called static friction. Huh? Applied force during the stationary state of the body, during the stationary state of the body is called static friction. इक्वल बना ए, बना लेना एक छोटा सा साइड में। ये छोटा सा साइड में बना लो।
हाँ रिएक्शन। किसी को दिक्कत तो नहीं? कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर इज द रिएक्शन एज अपोजिट। एमजी का रिएक्शन है विच इज ऑल्सो इक्वल टू एमजी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो here comma the weight of the wooden block of the wooden block is balanced by equal and opposite reaction. Equal and opposite reaction. Line change. Now apply a force. Now apply a force. Capital F. Full stop. A frictional force इसको ना Fs लिख लो, स्मॉल f s. A frictional force Fs arises opposite to the direction of applied force. Opposite to the direction of applied force. Applied force. Apply F. Applied force. Right? Line change. If the body is at rest, if the body is at rest, पहले तो आप लिख सकते हो R माइनस एम जी इज इक्वल्स टू 0, तो R इज इक्वल्स टू एम जी, और फिर आप लिख सकते हो F माइनस एफ एस इज इक्वल्स टू 0. इट मीन्स एफ एस इज इक्वल्स टू, लिख लो एम जी, वेट ऑफ द बॉडी जो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है, राइट? एम जी इज द वेट ऑफ द बॉडी दैट इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. डायरेक्शन फिजिक्स में यही है, बॉडी का वेट हमेशा कैसा लगता है? डाउनवर्ड, टूवर्ड्स द. नहीं चाहिए कि चाहिए मतलब. Therefore, static friction is equal to the static friction ही बोला. Static friction is equal to the force applied. डालिए लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. बस नेक्स्ट हेडिंग नंबर 2.
ये बनाना यार, इतने से के लिए स्केल यूज मत किया करो यार, बहुत शर्म आती है, बहुत शर्म। कौन सी बनी? हाँ तो ट्राई होंगे तो अभी भी अपन फोन करेंगे मम्मी की तरफ से। देखो, द स्टैटिक फ्रिक्शन, the static friction increases with the increase of applied force, with the increase of applied force, full stop. It is a self-adjusting force, underline कर लें, it is a self-adjusting force. एमसीक्यू है ये, नीट 2019 का। फॉलोइंग इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ऑप्शन थे डायनामिक फ्रिक्शन, जो नाम ही नहीं सुना आपने। काइनेटिक फ्रिक्शन का दूसरा नाम क्या है? डायनामिक फ्रिक्शन। दूसरा स्टैटिक, तीसरा लिमिटिंग, चौथा कौन सा? स्टैटिक। लाइन चेंज, पैरा चेंज, कोट एंड कोट। डबल कोट के अंदर द मैक्सिमम वैल्यू of the static friction which comes into play when a body is just going to start sliding over the surface of another body. Over the surface of another body is called limiting force of friction. Quote unquote close, kinetic friction.
The force of friction which comes into play, when one body moves over the surface of another body. Is called dynamic or kinetic friction. Dynamic, DYNAMIC, dynamic or kinetic friction. देख लो करेंगे quote and quote close. अच्छा नहीं तो मत लगाओ, लगा लो डेफिनेशन. These are of two types.